मैम रिकॉर्डिंग। जी बेटा कर दिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग। बच्चों को रिकॉर्डिंग की बहुत फिक्र होती है। अच्छा जी, मैकेनिज्म फॉर रेगुलेटिंग एंजाइम एक्टिविटीज। कौन से मैकेनिज्म्स हैं जिसके जरिए एंजाइम अपनी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है? एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं कुछ। एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स हुज एक्टिविटी कैन बी चेंज्ड बाय मॉलिक्यूल्स, इफेक्टर मॉलिक्यूल्स अदर देन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के अलावा अगर कोई मॉलिक्यूल आकर एंजाइम की एक्टिविटीज को रोक दे या चेंज कर दे या बढ़ा दे या कम कर दे, उसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स। एलोस्टेरिक एंजाइम्स जस्ट लुक लाइक अ प्लास्टिक नेचर रखने वाला एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो अपने सबस्ट्रेट के लिए इतना स्पेसिफिक ना हो, वो अदर देन सबस्ट्रेट भी मटेरियल को एक्सेप्ट करे और अपनी एंजाइम की एक्टिविटीज को ऊपर या नीचे इनहेंस या डिमोट या प्रमोट कुछ भी करे। ठीक है, वो होता है एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक मीन्स अदर साइट या अदर स्ट्रक्चर, यानी एक एंजाइम को दूसरा स्ट्रक्चर भी अफेक्ट कर सकता है। इस किस्म के एंजाइम्स को एलोस्टेरिक एंजाइम कहा जाएगा। द इंटरेक्शन ऑफ एन इनहिबिटर at an allosteric site changes the structure of the enzyme so that the active site is also changed. अगर इलेस्टोरिक साइट पे इंट्रक्शन हो जाएगी किसी इनहिबिटर की, मैंने कहा इलास्टेरिक एंजाइम यानी इलास्टेरिक साइट रखने वाला एंजाइम जो मैम आपकी आवाज कट रही है। बेटा अब बताइए, बेटा जहाँ भी आवाज अब कटे सही है मुझे मैम। बताइएगा, मैं दोबारा से उसको रिपीट करूंगी। ठीक है, और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा और हम क्वेश्चनिंग भी आज आखिर में पूछ के क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलें। इलास्टेरिक मीन्स अदर साइट या अदर स्ट्रक्चर। एंजाइम के ऊपर अदर साइट इसलिए बनी होती है कि वहां पे इनहिबिटरी या एक्साइटेटरी स्टिमुलस लग जाए, उसकी वजह से या तो एंजाइम इनहेबिट होगा या एंजाइम एक्साइटेड होगा, एंजाइम अपनी एक्टिविटीज को चेंज करेगा। ठीक है, ये है उसकी पिक्चर जो आपको क्लियर हो जाएगी। बेटा एक्टिव साइट को देखें, ये एंजाइम है। स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। बेटा ये एंजाइम है, इस एंजाइम की एक एक्टिव साइट है, एक एलोस्टेरिक साइट है। ये एंजाइम इस वक्त एक्टिव है। ठीक है बेटा, ये एंजाइम इस वक्त एक्टिव है। इस एक्टिव एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट साइट पे सबस्ट्रेट लगा। सेकंड पिक्चर ऊपर वाली रो में, सेकंड पिक्चर सबस्ट्रेट अटैच हुआ। कैटालिस्टिक सब यूनिट यानी अब ये एंजाइम चेंज होगा। ये एंजाइम अपनी शक्ल में चेंज हुआ और इसने इस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना के प्रोडक्ट आगे भेज दिया। तो दिस वन इज एक्टिव साइट। ठीक है बेटा, एक्टिव है ये। रेगुलेटरी सब यूनिट्स देखें, ऐसा इसकी दूसरी साइट है रेगुलेटरी सब यूनिट साइट, जिसके ऊपर अगर तो स्टिमुलेटिव चीज लगेगी तो एंजाइम काम करता रहेगा, लेकिन अगर इनहिबिटरी मटेरियल लग गया, कोई ऐसा हार्मोन जो इनहेबिट करेगा एंजाइम की एक्टिविटी को, अगर तो बेटा वो लग गया तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एंजाइम एक्टिव नहीं होगा। जस्ट लाइक नीचे देखें, इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म में एलोस्टेरिक साइट और इसकी सबस्ट्रेट साइट, अगर बेटा एक्टिव साइट पे कुछ भी ना लगा और एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जाकर लग गया क्या, इनहिबिटरी सिग्नल्स, एलोस्टेरिक साइट यानी प्लास्टिक साइट यानी अदर साइट जो सबस्ट्रेट के अलावा है, बेटा अगर वहां पे इनहिबिटर लग गए, इनहिबिटर लगने से क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, अब आपको समझ आई, एंजाइम उसकी एक एक्टिव साइट है, एक एलोस्टेरिक साइट है। अगर एलोस्टेरिक साइट पे मटेरियल नहीं लगता और एक्टिव साइट पे लगता है तो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर एक्टिव साइट पे मटेरियल नहीं लगता और एलोस्टेरिक साइट पे लगता है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, एलोस्टेरिक एंजाइम आपको समझ आया। ये एंजाइम की जो टाइप थी उसको हमने मिस किया था पिछली स्लाइड में, तो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, टू प्रोसेस हैं जो कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स या तो फिर इसको रेगुलेट करने के लिए काम करते हैं। दो प्रोसेस हैं, या तो नेगेटिव एलोस्टेरिज्म या
पॉजिटिव इलास्टिरिज्म। ठीक है बेटा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव इलास्टिरिज्म क्या करेगा? इलास्टिरिज्म इज अ मटेरियल फॉर इलास्टिक साइट। इलास्टिरिज्म इज अ मटेरियल फॉर इलास्टेरिक साइट। मत भूलिएगा, हमने जो पीछे वाली पिक्चर में ये देखा है ना, ये चीज, ये रेड वाली, ये इलास्टेरिज्म है। यानी इलास्टेरिज्म वो चीज जो इलास्टेरिक साइट पे चिपकती है, वो मटेरियल। नेगेटिव इलास्टेरिज्म होगा तो इफेक्टर बेंडिंग साइट अल्टर द शेप of the active site of the enzyme, making it an inactive configuration. कैसे बेटा? इलास्टेरिक साइट खाली है तो सबस्ट्रेट साइट एक्टिव है। सबस्ट्रेट साइट एक्टिव हुआ, सबस्ट्रेट लगा, प्रोडक्ट बन गया, सबस्ट्रेट लगा, प्रोडक्ट बन गया, सबस्ट्रेट लगा, प्रोडक्ट बन गया। दिस इज इलास्टोरिक एंजाइम, लेकिन इनएक्टिव। फॉर इलास्टिक साइट के लिए इनएक्टिव। अब इसके साथ ही जैसे ही इलास्टेरिक साइट लगी, इनहिबिटर लग गया। इलास्टेरिक साइड पे कोई चीज अटैच हो गई है ना, इनहिबिटर अटैच हो गया है, यानी इनहिबिटर इलास्टेरिज्म अटैच हो गया है। उसकी वजह से बेटा क्या होगा? एक्टिव साइड जो है ना इसकी, वो नॉन फंक्शनल हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी, वो सबस्ट्रेट को ठीक से रिसीव नहीं करेगी, या फिर सबस्ट्रेट को रिपेल करना शुरू कर देगी। यानी कुछ ना कुछ इसके स्ट्रक्चर में ऐसा चेंज आएगा जिसकी वजह से इसकी एक्टिव साइड बेचारी नॉन फंक्शनल हो जाएगी और ये सबस्ट्रेट को रिसीव करके प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। समझ आई? दिस प्रोसेस इज नॉन एज नेगेटिव इलास्टेरिज्म। यानी यहाँ पे जो मटेरियल आके लगा है वो नेगेटिव इलास्टेरिज्म है, यानी कि वो क्या कर रहा है? नेगेटिविटी कॉज करवा रहा है, यानी प्रोडक्ट नहीं बनने दे रहा, हर चीज रोक। मैम जी बेटा, मैम मतलब ये इनहिबिटरी इफेक्ट है। ये इनहिबिटरी इफेक्ट है। पॉजिटिव इलास्टेरिज्म। पॉजिटिव इलास्टेरिज्म क्या करेगा बेटा? इफेक्टर बाइंडिंग साइट्स। Effector binding sites that alter the shape of inactive site of enzyme to make a active configuration. पॉजिटिव इलास्टेरिज्म बेटा, ये इलास्टेरिक साइट है। इलास्टेरिक साइट के ऊपर जब आके कोई पॉजिटिव इलास्टेरिज्म चिपकेगा तो ये अलाउ करेगा कि ये जो एक्टिव साइट है ये फंक्शनल हो जाए, सबस्ट्रेट को ले और प्रोडक्ट को भेजे। समझ आई? इसकी जो सबस्ट्रेट साइट थी वो इनएक्टिव थी, इलास्टेरम के चिपकने से पहले तक वो इनएक्टिव थी। इलास्टेरिज्म, पॉजिटिव इलास्टेरिज्म आकर इसके साथ अटैच हुआ तो ये साइट एक्टिव हुई। एक्टिव होने के बाद अब एंजाइम की ये साइट सबस्ट्रेट को लेगी, प्रोडक्ट को देगी, सबस्ट्रेट को लेगी, प्रोडक्ट को देगी। जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट बढ़ जाएगा या सबस्ट्रेट खत्म हो जाएगा, हम ये इलास्टेरिक जो मटेरियल है यहाँ से दूर हो जाएगा और हमारी एक्टिव साइट फिर से इनएक्टिव हो जाएगी। समझ आ गई बात आपको? तो पॉजिटिव इलास्टेरिज्म रिएक्शन करवाता है, एक्टिव साइट को फंक्शनल बनाता है, और नेगेटिव इलास्टेरिज्म रिएक्शन को रोकता है, यानी एक्टिव साइट को क्या करवाता है? इनहेबिट करता है, नॉन फंक्शनल करता है। समझ आ गई? Therefore, binding of the effector molecules regulate enzymes activity by determining whatever it will be active or not. सही हो गया? फीडबैक इनहिबिशन क्या है? फीडबैक बेटा, हमने हमेशा बॉडी का फीडबैक या पर्सनल बायोलॉजिकल फीडबैक कुछ भी अगर हमने सर्च किया तो फीडबैक का मतलब है कि हमारी बॉडी से एक सिग्नल जनरेट हो कि मेरी बॉडी को इस चीज की रिक्वायरमेंट है, फिर वो उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दे। दैट इज कॉल्ड फीडबैक्स ना। फीडबैक हमारी बॉडी के स्टिमुलस हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारे डिजायर्ड सेल से या डिजायर्ड टिश्यू से डिमांड करते हैं कि ये काम करो, मुझे इसकी नीड है। दैट्स कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म, राइट? फीडबैक इनहिबिशन इसकी क्या होगी? एंजाइम रेगुलेशन प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनहेबिट एन अर्ली रिएक्शन इन द सीक्वेंस। बेटा, फीडबैक इनहिबिशन तब होगी जब हमारी बॉडी हमें कहे प्रोडक्ट बहुत बन गया। अब बॉडी ने हमें फीडबैक दिया और फीडबैक दिया प्रोडक्ट को रोकने का,
तो दिस फीडबैक इज नोन एज इनहिबिशन फीडबैक। उसने फीडबैक दिया, लेकिन किसका दिया कि प्रोडक्ट बहुत हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को इनहेबिट कर दो, तो दिस फीडबैक इज नोन एज इनहिबिशन फीडबैक। और ये कंट्रोल करता है एलोस्टेरिक एंजाइम। किस तरह? फीडबैक इनहिबिशन में बेटा पॉजिटिव एलोस्टेरिज्म मटेरियल आएगा या नेगेटिव एलोस्टेरिज्म मटेरियल आएगा? नेगेटिव एलोस्टेरिज्म मटेरियल आएगा। ये नेगेटिव एलोस्टेरिज्म मटेरियल प्रोडक्ट को नहीं बनने देता, एक्टिव साइट को नॉन फंक्शनल कर देता है। ठीक है ना? तो फीडबैक इनहिबिशन में नेगेटिव एलोस्टेरिज्म मटेरियल आएगा। This occur when an end product of a pathway accumulate as the metabolic demand for it declines. बेटा ये तब होगा जब हमारे पास end result में बहुत सारा प्रोडक्ट बच गया होगा, यानी हमारे पास इतना प्रोडक्ट है कि अगर हम उसको मेटाबोलाइज करते हैं तो बेटा मेटाबोलाइज हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं और प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बन रहा है, तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एक्युमुलेट हो गया, हमारे पास एंड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन गया। ठीक है, तो हम फीडबैक इनहिबिशन को देखेंगे। This end product in turn bind to the regulatory enzyme at the start of the pathway and decrease its activity. इस end product, वो end product बेटा, मैम yes बेटा एक मिनट जी पूछे। जी बेटा पूछे, कुछ सवाल है? आगे चलते हैं। द एंड प्रोडक्ट इन मैम जो पॉजिटिव जी जी पूछ लें। पॉजिटिव एलोस्टेरिज्म है ना, जी उसमें जो एक्टिवेटर, ठीक है, यस मैम वो इंटरनेट से ही नहीं चला। मैम पॉजिटिव एलोस्टेरिज्म में जो में जो मैम नहीं ठीक है। बेटा पॉजिटिव इलेस्टरिज्म में जो मटेरियल है वो इलास्टिक साइड पे लगकर एंजाइम को फंक्शनल बना रही है फॉर सब्सटेंट एंड प्रोडक्ट्स। एग्री? फीडबैक इनहिबिशन में नेगेटिव इलेस्टरिज्म आएगा और इनहेबिट करेगा रिएक्शन को। दिस एंड प्रोडक्ट इन टर्न्स बाइंड टू द रेगुलेटरी एंजाइम at the start of the pathway and decrease its activity. Greater the end product level, the greater the inhibition of enzyme activity. बेटा अगर एंड प्रोडक्ट लेवल ज्यादा होगा, एंजाइम की एक्टिविटी इनहेबिट हो जाएगी और ज्यादा फोर्सफुली इनहेबिट होगी कि भाई अब ये काम तुमने बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब पहले कि थोड़ा थोड़ा करो ना, लेकिन एंड प्रोडक्ट अगर ज्यादा है तो भाई बिल्कुल स्टॉप कर दो, कंप्लीट इनहेबिट, बिल्कुल थोड़ा सा भी ना करो। ठीक है, एंजाइम कंटिन्यूसली, मतलब ऐसे कहेंगे फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड स्ट्रांगली इनहेबिट हो जाएगा। फीडबैक इनहिबिशन किस तरह होती है? नंबर ए आपका क्या है बेटा? नंबर ए आपका सब्सटेंट है, नंबर बी आपका प्रोडक्ट है, नंबर बी से बनता है नंबर सी से नंबर डी, देन नंबर ई, बी से बनेगा एफ, एफ से बनेगा जी। इनहिबिशन फीडबैक क्या है बेटा? ए से बी चेंज हो रहा है एंजाइम 1 की वजह से। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, यानी बी बहुत ज्यादा हो गया, तो आपका प्रोडक्ट इनहेबिट करेगा। प्रोडक्ट इनहेबिट करेगा किसको? इस एंजाइम को, एंजाइम नंबर 1 को। बी इनहेबिट कर देगा एंजाइम नंबर 1 को कि ए को बी में कन्वर्ट मत करो, बी बहुत ज्यादा हो गया, यानी मेरे पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो गया, इसको सब्सटेंट रहने दो। इसने नेगेटिव इंपल्स दिया और एंजाइम 1 को रोक दिया, बंद कर दिया। ठीक हो गया? अब मेरी बात सुनो बेटा, एक सबस्ट्रेट और एक प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट है जस्ट लाइक अ ग्लूकोज। ग्लूकोज यूज कर रहे हैं हमारे लेग के मसल, यानी CDE, और यही ग्लूकोज गैलेक्सी J7 से कौन एडमिट होना चाह रहा है? बेटा अपनी डिवाइसेस के ऊपर नाम लिखा करें, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। मारिया वाहिद, मारिया वाहिद हमारी स्टूडेंट है। यस मैम। ओके बेटा, एंजाइम 1 से एंजाइम
अच्छा, अब 20 जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसको यूज कर रहे हैं हमारे लेग के मसल्स। ग्लूकोज, बी इज अ ग्लूकोज, ग्लूकोज को यूज कर रहे हैं CDE यानी हमारे लेग के मसल्स। दूसरी साइड पे यही ग्लूकोज यूज कर रहे हैं हमारे आर्म के मसल F और G। एग्री? ये हो गई ऊपर से जो एक ही ग्लूकोज दो जगह यूज हो रहा है, लेग के मसल्स में और आर्म के मसल्स में। अब इस ग्लूकोज की आर्म में तो जरूरत है क्योंकि मैं बैठकर अपने हाथ चला रही हूँ, मैं बैठकर काम कर रही हूँ। मेरे आर्म के मसल्स में तो जरूरत है, लेकिन मैं बैठी हुई हूँ बेटा, मेरे लेग के मसल्स में इतनी ग्लूकोज की जरूरत नहीं है। तो मेरे लेग के मसल्स क्या करेंगे? लेग के मसल्स नेगेटिव इनहिबिटिव फीडबैक देंगे उस ग्लूकोज की साइड को जो कि लेग को ट्रांसफर कर रही है, पूरे को नहीं, पूरे को नहीं, सिर्फ लेग वाले को यानी CDE को, क्योंकि उसे इस साइड से यानी एंजाइम 2 के बाद उसको प्रोडक्ट नहीं चाहिए। बेटा अगर ये E वाला जो एंजाइम है ये एंजाइम 1 को रोक देगा, E वाला प्रोडक्ट है जो टांग के मसल्स हैं, अगर वो ग्लूकोज को बनने से ही रोक देगा तो फिर हमारे आर्म के मसल्स क्या यूज करेंगे? कुछ भी नहीं ना। इसलिए ये फीडबैक इनहिबिशन रोकेगी एक साइड को, एक साइड के प्रोडक्ट को रोकेगी, दूसरी साइड पे प्रोडक्ट चलता जाएगा। अब भी अगर पूरा ग्लूकोज हमारे आर्म के मसल्स को मिलेगा, F और G को, हमारे आर्म के मसल्स में भी ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, तो फिर G रोकेगा। फिर G किसको इनहिबिट करेगा? फिर G इनहिबिट करेगा या तो एंजाइम 5 को या एंजाइम 1 को। एग्री? ये प्रोसेस आपको समझ आया? हमने खाना खाया, बॉडी ने ग्लूकोज बनाया, जो मैंने खाना खाया वो A है, B बन गया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज यूज कर रहा है मेरा लेग भी और ग्लूकोज यूज कर रहा है मेरा आर्म भी, ठीक है। अब अगर ग्लूकोज मेरी लेग को ज्यादा लगेगा तो वो अपने ग्लूकोज जो लेग में आ रहा है वहां से रोकेगा ना, या हमारे खाने को ही डाइजेस्ट होने से रोक देगा? नहीं ना, वो वहां से ग्लूकोज को रोकेगा जहां से ग्लूकोज उसके अंदर आ रहा है। इसी तरह आर्म को भी नहीं चाहिए होगा तो वो भी ग्लूकोज को रोकेगा। आर्म और लेग दोनों को ग्लूकोज नहीं चाहिए होगा तो वो फिर रोकेंगे कि खाना डाइजेस्ट ना हो, यानी कि ग्लूकोज ब्लड में ना आए, यानी ग्लूकोज ना बने, यानी एंजाइम 1 इनहिबिट हो। अब मेरी बात समझ आई? इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस बेटा। प्रो एंजाइम, प्रो एंजाइम क्या है? जाइमोजिन। प्रो एंजाइम मैं आपको बता के आ चुकी थी। नहीं, हमने प्रो एंजाइम का जिक्र नहीं किया था। ओपो एंजाइम का किया था, को एंजाइम का किया था, होलो एंजाइम का किया था। एग्री? प्रो एंजाइम का जिक्र नहीं किया था। जाइमोजिन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, एंजाइम की वो इनएक्टिव फॉर्म। प्रो को आप प्रीकर्सर में भी ले जा सकते हो। बेटा प्रीकर्सर्स क्या होते हैं? प्रीकर्सर्स किसी भी चीज के अबाव अजदाद, जिसके बाद उसकी नस्ल बढ़ेगी यानी वो आगे बढ़ेगा, प्रीकर्सर्स। तो प्रो एंजाइम इज अ प्रीकर्सर एंजाइम्स, एंजाइम्स की ऐसी इनएक्टिव फॉर्म जो कि जब एक्टिव होगी तो अपना काम करेगी, वरना सोई हुई है, सोई पड़ी है। प्रो एंजाइम्स द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम व्हिच कैन बी एक्टिवेटेड बाय रिमूविंग अ स्मॉल पार्ट ऑन देयर पॉलीपेप्टाइड चेन। बेटा इनएक्टिव एंजाइम्स को यानी इस एंजाइम को इनएक्टिव किसने किया हुआ है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन ने। ऐसे समझ लें, ऐसे समझ लें कि जैसे कोई हम फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज को बांधा हुआ है, जैसे हम इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन यानी उसकी चेन को खोलेंगे, वो हमारा एनिमल, वो हमारा जो पेट है वो भागेगा, ठीक है। तो एंजाइम इनएक्टिव है क्योंकि हमने इसको पॉलीपेप्टाइड चेन लगाई हुई है। अब जब इस एंजाइम को एक्टिव होना है वो पॉलीपेप्टाइड चेन को रिमूव करेगा। बाय रिमूविंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन वो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और अपना काम करेगा। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक बन गया ना, जैसे वो नेगेटिव फीडबैक था जो कि चलते हुए एंजाइम को रोक रहा था, ये रुके हुए एंजाइम को चला रहा है। इट्स पॉजिटिव फीडबैक। मोस्टली आर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स या ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम्स। बेटा ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, थ्रोम्बिन फैक्टर्स, प्रोस्टाथ्रोम्बिन फैक्टर्स, IgG, प्लेटिलेट्स, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? ये सारे के सारे हमारे एंजाइम्स हैं। ऐसे एंजाइम्स यानी ऐसे सेल्स जो कि ब्लड की क्लॉटिंग करवाएंगे।
बेटा अगर ये हर वक्त एक्टिव होंगे तो ये हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर भी ब्लड क्लॉटिंग करवा देंगे और हम डेथ कर जाएंगे क्योंकि हमारा ब्लड जम जाएगा। एग्री? इसलिए जब इसकी जरूरत होती है तब ये एक्टिव होते हैं। बिल्कुल इसी तरह डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बिल्कुल इसी तरह क्या हो रहा है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं हमारे वो एक्टिव होंगे जब हमारे पास फूड आएगा, यानी डाइजेशन आएगी। हमने जब डाइजेशन करनी है तभी हम उन एंजाइम्स को एक्टिव करेंगे और जब हमारे अंदर खाना आ गया वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रो एंजाइम्स हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हुए होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ। जैसे इन्हें काम करना होता है ये अपने अंदर से पॉलीपेप्टाइड चेन को खोल देते हैं, यानी अपनी चेन को तोड़ देते हैं। चेन को तोड़ने से क्या होगा, ये एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे और अपना काम करेंगे। Why is that a digestive enzymes are in inactive state before it becomes active? Digestive enzymes inactive state में क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा उस वक्त हमारी बॉडी को डाइजेशन नहीं करनी, फूड को यूज नहीं करना। यहाँ से मैंने खाना खा लिया, वहां से मेरे गैस्ट्रिक जूस ने, डाइजेस्टिव जूस ने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी लार्ज इंटेस्टाइन में फेंक दिया। यहाँ से मेरे स्टमक ने भी खाना लार्ज इंटेस्टाइन को दे दिया। अब पॉलीपेप्टाइड चेन अब जाकर रिमूव होगी जब उसके पास सबस्ट्रेट आ जाएगा, यानी खाना आ जाएगा। अब वो इनएक्टिव होने के बाद खाने को डाइजेस्ट करेगी और ग्लूकोज बनाएगी। ठीक है, एग्री? दिस इज नेसेसरी टू प्रिवेंट डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंड गैस्ट्रिक टिश्यूज। ये जरूरी है, नेसेसरी है, प्रिवेंट किया जाए डाइजेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंड गैस्ट्रिक टिश्यूज। बेटा क्यों? अगर ये वाले जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में अगर होंगे तो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टमक के जूसेस को ही नहीं, ये पैंक्रियाटिक और गैस्ट्रिक टिश्यूज को भी डाइजेस्ट कर जाएंगे, जो कि हमें उस वक्त नहीं चाहिए। ठीक है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन। प्रोटीन मॉडिफिकेशन क्यों हो रही है बेटा? जब भी प्रोटीन मॉडिफिकेशन होगी वो डिसाइड करेगी कि हमारे एंजाइम ने किस तरह का काम करना है। जैसे कोवलेंट मॉडिफिकेशन, अनदर मैकेनिज्म दैट कैन नो एंड ऑफ द एंजाइम। कैसे बेटा? एंजाइम का एक पार्ट प्रोटीन से बना हुआ है। बेटा अपने माइक को म्यूट कीजिए। गैलेक्सी J7 में कौन सा स्टूडेंट है? बेटा चैट में अपना नाम बता दीजिए वरना आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। गैलेक्सी J7 से जो स्टूडेंट प्रेजेंट है वो अपना नाम बताएं वरना अटेंडेंस नहीं लगेगी। ठीक है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन बेटा मैंने आपको पहले भी बताया, एंजाइम का एक प्रोटीनियस पार्ट है, एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। प्रोटीनियस पार्ट ओपो एंजाइम कहलाता है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट कोफैक्टर या कोएंजाइम कहलाते हैं। ओपो एंजाइम प्रोटीनियस मॉडिफिकेशन बेटा ऐसा हो सकता है कि उसकी जो शेप है उसके अंदर कोई ना कोई प्रोटीन इंजेक्ट हो, वो मॉडिफाइड हो, उसके बाद वो एक्टिव हो। पहले वो इनएक्टिव पड़ी हुई है, इसके बाद क्या हुआ कि कुछ ना कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर में चेंजेस आई, कुछ कोवलेंट बॉन्डिंग्स हुई, जिसके बाद क्या हुआ कि हमारा एंजाइम या तो ऑन हुआ या ऑफ हुआ। इस प्रोसेस को इन विच केमिकल ग्रुप इज कोवेलेंटली एडेड टू रिमूव फ्रॉम द प्रोटीन। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल ग्रुप कोवेलेंटली प्रोटीन के साथ या तो ऐड करेगा या रिमूव करेगा, तभी वो एंजाइम या तो एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। समझ आ गई आपको? फॉस्फोराइलेशंस क्या है? Phosphorylations whereby the phosphate is transferred from an activated donor, usually ATP, to an amino acid on the regulatory enzyme is the most common example of this type of regulation. बेटा phosphorylation क्या है? नीचे वाली पिक्चर भी देख लें। साइन इन इनएक्टिव एंजाइम था, वहां से वो एक्टिव बना, एक्टिव होते हुए उसने क्या किया, एपीपी को यूज किया, फॉस्फेट को रिमूव किया और आगे भेज दिया। उसने फॉस्फेट की एनर्जी यूज की तो वो ऑन हो गया, वो एक्टिव एंजाइम बन गया। अब जैसे ही उसने फॉस्फेट को अपने अंदर ऐड किया तो वो साइन आउट हो गया, यानी कि वो ऑफ हो गया एंजाइम। बेटा साइन इन एंजाइम एक्टिव होने के लिए अपने अंदर ऐड कर रहा है क्या, फॉस्फेट, और साइन आउट यानी एंजाइम ऑफ होने के लिए, एंजाइम बंद होने के लिए
एंजाइम बंद होने के लिए बेटा क्या करेगा, अपने अंदर से फॉस्फेट को रिमूव करेगा। तो एडिंग एंड रिमूविंग ऑफ फॉस्फेट इज फॉस्फोराइलेशन। यूजुअली एटीपी अपना फॉस्फेट देता है इनको। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। एंजाइम को एक्टिव होने के लिए फॉस्फोराइलेशन करनी पड़ती है, यानी फॉस्फेट को ऐड करेगा तो ऑन, फॉस्फेट को रिमूव करेगा तो ऑफ। और ये फॉस्फेट कहाँ से आता है, एटीपी से आता है। ठीक हो गया। अब है इनिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज। एंजाइम की इनिबिशन कैसे होगी, इनिबिशन एंजाइम एक्टिविटीज कैसे हो रहा है। एंजाइम इनहेबिट होंगे, कैसे इनहेबिट होंगे, आर केमिकल दैट कैन बाइंड टू एंजाइम और either eliminate or destructively reduce their catalytically abilities। ऐसे सब्सटेंस जो कि एंजाइम के साथ जाके बाइंड करेंगे, तो या तो वो एंजाइम की एक्टिविटीज, एंजाइम की कैटालिटिक एबिलिटी को मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट कर देंगे या उसको रिड्यूस्ड कर देंगे। एंजाइम इनहिबिटरी इज ऐसे मतलब प्रोसेस है जिसमें कुछ केमिकल्स बाय द बाइंडिंग ऑफ एंजाइम्स इट में एलिमिनेट द प्रॉपर्टी, कैटालिटिक एबिलिटी को एलिमिनेट कर देंगे या कम कर देंगे, अदरवाइज रिमूव और अदरवाइज स्टॉप। एग्री। नाउ व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ इनहिबिशन। इनहिबिशन तीन मेथड से होती है, रिवर्सिबल, कॉम्पिटिटिव और इरिवर्सिबल। बेटा क्लासिफिकेशन किसकी है, इनहिबिशन की क्लासिफिकेशन है ये, इनहिबिशन की क्लासिफिकेशन है। इस वन इज रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब है डील्स whether the inhibition will eventually deassociate from the enzyme releasing to it an active form। रिवर्सिबल इनहिबिशन का मतलब है जब जरूरत है वो इनहेबिट हो और जब बेटा रिवर्सिबल इनहिबिशन का मतलब है कि इनहिबिशन हो और फिर रिवर्सिबल मतलब कि बाद में जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो वो दोबारा से एक्टिव हो जाए। मतलब इनहिबिशन हुई है इवेंचुअली मीन्स फॉर अ टाइम पीरियड, जब ज़रूरत है तब, और उसके बाद ये इनहिबिशन डीएसोसिएट कर जाए और एंजाइम फिर से अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाए। दिस इनहिबिशन इज नोन एज रिवर्सिबल इनहिबिशन। ठीक है बेटा, रिवर्सिबल एक कैपेबिलिटी है जिसमें एंजाइम चल रहा है, उसको इनहिबिटरी सिग्नल्स ने रोका, वो रुकने के बाद उसको जैसे जरूरत महसूस हुई, इनहिबिटरी सिग्नल जैसे रिमूव हुआ, बेचारा दोबारा से एक्टिव हो गया, एंजाइम दोबारा एक्टिव फॉर्म में आ गया, इट्स रिवर्सिबल। दूसरा प्रोसेस इसका होता है क्लासिफिकेशन करने का, कंपटीशन। refers whether the inhibitor in a structure analog or look like a natural substance। इसका मतलब है बेटा जो कंपटीशन होगा, कंपटीशन कैसे होगा, उस एंजाइम साइट के ऊपर, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ना, वैसा ही जैसा उसको सब्सटेंट चाहिए उसी की शक्ल का एक इलास्टेरिक नेगेटिव इलास्टेरिज्म मटेरियल आ गया है, एक ऐसा इनहिबिटरी मटेरियल आ गया है। अब उस एक्टिव साइट के लिए हमारा अच्छे वाला सबस्ट्रेट और हमारा नेगेटिव इलास्टेरिज्म दोनों कंपटीशन करेंगे, दोनों में से जो जाकर एंजाइम के साथ लगेगा एंजाइम उस तरह का काम करेगा। अगर सबस्ट्रेट लगेगा तो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा, और बेटा अगर सबस्ट्रेट नहीं लग रहा और वो जो नेगेटिव इलास्टेरिज्म था जो कि लुक लाइक का सबस्ट्रेट था वो आकर अगर उसमें लग गया, फिक्स हो गया, किसमें, लोक एंड की में, यानी एक्टिव साइट में अगर लग गया तो वो एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। देयर इज अ कंपटीशन बेटा। ठीक है, रेफर व्हाटएवर द
inhibitor of the structure analog or look like a natural substance? If so, the inhibitor and the substrate will compete for the enzyme's active site. इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों के दोनों कंपटीशन करेंगे एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए, और बेटा वो उन दोनों में से जो जीतेगा वही सिकंदर। अगर सबस्ट्रेट जीता तो प्रोडक्ट बनेगा, इनहिबिटर जीता तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एंजाइम इनहिबिटर। यस बेटा, सवाल है कोई? मैम फिर मतलब दोनों के जीतने के सेम चांसेस होंगे या कोई डिफरेंस होगा? इट्स डिपेंड्स कि बेटा इनहिबिटर कितनी क्वांटिटी में है और सबस्ट्रेट कितनी क्वांटिटी में है। अगर सबस्ट्रेट ज्यादा है तो सबस्ट्रेट जीत जाएगा और प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर इनहिबिटर ज्यादा है तो सबस्ट्रेट को इनहिबिटर्स उसको फेल कर देंगे, मतलब किक आउट, खुद लग जाएंगे। खुद लगने के बाद एंजाइम को इनएक्टिव कर देंगे, यानी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इट्स अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। ठीक है, अगर प्रोडक्ट चाहिए तो ज्यादा सबस्ट्रेट को भेजना पड़ेगा बॉडी को, अगर प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो सबस्ट्रेट को कम करना पड़ेगा, इनहिबिटर्स को ज्यादा भेजना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीजें तो बॉडी भेज रही है ना, अकॉर्डिंग टू डिमांड। ठीक है बेटा, एंजाइम इनहिबिटर्स, दो तरह के एंजाइम इनहिबिटर होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब बेटा एंजाइम के अंदर एक दफा उस एंजाइम को अगर किसी ने इनहिबिट कर दिया, फिर वो एंजाइम डेथ कर जाएगा, यानी अब वो एंजाइम कभी भी एक्टिव नहीं होगा। इरिवर्सिबल इनहिबिटर लगेंगे उन एंजाइम्स में, यानी उन एंजाइम्स को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया है हमारी बॉडी ने बाय यूजिंग अ इनहिबिटर, बाय यूजिंग अ नेगेटिव इलेस्टरिज्म। ठीक है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर परमानेंटली इनहिबिट कर दिया, यानी परमानेंटली ब्लॉक कर दिया। एक होता है रिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल इनहिबिटर इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और मिक्स्ड इनहिबिटर। अब हम रिवर्सिबल को खोल के पढ़ते हैं। इरिवर्सिबल आपको समझ आया? इरिवर्सिबल का मतलब है covalently modified enzyme inhibition can therefore not be reversed। बेटा एक ऐसा इनहिबिटर जो आके एंजाइम की साइड पे लगेगा, जैसे वो एंजाइम के साथ लगेगा एंजाइम को परमानेंटली ब्लॉक कर देगा, यानी एंजाइम अपनी शेप को चेंज कर देगा, परमानेंटली ब्लॉक्ड हो जाएगा, इरिवर्सिबली ब्लॉक्ड हो जाएगा। Mostly contain highly reactive functional group such as aldehyde, alkenes, halo alkynes। बेटा ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि बिल्कुल मिलते हैं सबस्ट्रेट जैसे ही है ना। अल्डिहाइड कीटोन तो हमारे एंजाइम नॉर्मली भी इनके साथ काम कर रहे होते हैं। बेटा अगर ये इनहिबिटर की तरफ से आ रहे हैं तो ये हमारे एंजाइम के साथ मिलेंगे, एंजाइम की शक्ल को परमानेंटली चेंज कर देंगे और वो हमारा एंजाइम परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। दिस इज इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल को अगर मैं देखूं तो बेटा रिवर्सिबल में एक है कॉम्पिटिटिव, एक अनकॉम्पिटिटिव, एक मिक्स्ड। मैम इरिवर्सिबल की एग्जांपल है विनोम जी। मैम फिर ये जो परमानेंटली अगर इनको मतलब ये इनहिबिट कर देंगे ब्लॉक, तो फिर मतलब ये कभी भी अपना काम परफॉर्म नहीं कर कभी सकेंगे भी फिर? अपना काम परफॉर्म नहीं करेंगे बेटा, डेथ कर जाएंगे, उन एंजाइम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर बॉडी दूसरे एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगी और दूसरे एंजाइम्स उसको काम करेंगे, यानी ओवरऑल हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन कम हो जाएगा ना, क्योंकि आधे एंजाइम्स तो ब्लॉक हो गए इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की वजह से और आधे चल रहे हैं। इसकी एग्जांपल है स्नैक पॉइजन। स्नैक पॉइजन, स्नैक का जो जहर है सांप के डसने से। जी बेटा इसकी एग्जांपल देखें, शायद आपको समझ आ जाए, वरना फिर आप सवाल कीजिएगा। ठीक है, स्नैक पॉइजन नर्व गैसेस यानी डीपीएफ को जनरेट करता है। इट्स अ नर्व गैसेस। ये ऐसी गैसेस हैं बेटा जो कि नर्व कंडक्शंस को परमानेंटली ब्लॉक कर देती हैं, यानी यहाँ पे जाकर एंजाइम परमानेंटली ब्लॉक्ड हो जाएंगे। इनका परमानेंटली ब्लॉकेज इनकी डेथ कॉज करवाएगा। इसलिए बेटा जो स्ट्रक्चर सांप के जहर से मुतासिर होगा वो दोबारा से एंजाइम्स उसमें बनेंगे जरूर, लेकिन नए बनेंगे, पुराने खत्म हो जाएंगे। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स यानी एंजाइम की साइड पे जाकर सांप का जहर या डीपीएफ गैसेस ऐसे फिट होंगी कि फिर वहां से कभी नहीं निकलेंगी, फिर हमारी बॉडी को काम करने के लिए दूसरे एंजाइम्स जनरेट करने पड़ेंगे। अब आपको ये बात समझ आई है या कोई सवाल है तो पूछ लें बेटा, आस्क द क्वेश्चन।
मैम आ गया समझ। आ गया समझ, दैट्स वेरी गुड। नाउ द रिवर्सिबल, बॉडी इरिवर्सिबल के बाद ना खत्म नहीं हो जाएगी, दूसरे एंजाइम्स पैदा करेगी, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन तो कम हो जाएगा ना। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, रिवर्सिबल इनहिबिटर में कॉम्पिटेटिव है, नॉन कॉम्पिटेटिव है और मिक्स्ड है। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स बेटा वो वाले इनहिबिटर्स जो कि एंजाइम के साथ बाइंड कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग इनहिबिट कर रहे हैं एंजाइम को, और फिर जैसे ही उससे अपना फंक्शन एंजाइम को दोबारा करना है, वो उस साइट में से निकल के एंजाइम को दोबारा एक्टिव कर लेंगे। रिवर्सिबल, फॉर द टाइम बीइंग इनहिबिट हुए, फिर एक्साइटेड हो गए। bind to enzymes with non-covalently interactions such as hydrogen bonds, hydrophobic interactions and ionic bonds। ये कुछ बॉन्डिंग्स बनाते हैं, बॉन्डिंग्स बनाने के बाद क्या होते हैं बेटा, एक बात तो क्लियर है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हमेशा कोवलेंटली बाउंड करके एंजाइम को परमानेंटली ब्लॉक करते हैं, लेकिन जो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कोवलेंटली बाउंड नहीं करेंगे वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होंगे, यानी जो आयोनिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, इस तरह की बॉन्ड्स को यूज करेंगे वो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होंगे, और जो कोवलेंट बॉन्ड्स को यूज करेंगे वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होंगे। एग्री? Generally do not undergo chemical reactions when bound to the enzymes and can be easily removed। बेटा जब ये एंजाइम से बाउंड करते हैं तो ये एक ऐसे केमिकल रिएक्शन में नहीं जाते कि वो इस एंजाइम की शक्ल को परमानेंटली बदल दें और उस एंजाइम